हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और बड़ा चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर ये टेस्ट अटेम्प्ट करके इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक होते हैं या जो आप सोल्व नहीं कर पाते, उनका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देख के अपनी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे जरूर कहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आयोनिक इक्विलिब्रियम से डरते हैं और वो इस चैप्टर को स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल इजी चैप्टर है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आराम से एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर बात की जाए एग्जाम के क्वेश्चन की, तो आजकल क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता जितना कि पहले आते थे। तो आजकल आयोनिक इक्विलिब्रियम के बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, बल्कि पढ़ के जाना है। और एक बार पढ़ने के बाद ओनली ये टेस्ट अटेम्प्ट करके आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, तो पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इस चैप्टर को स्किप ना करें, बस एक बार पढ़ के ये टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देख के जाएं। ठीक, तो अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। तो इनमें है क्वेश्चन नंबर 1, 3rd, 8th, 10th, 15th, 18th, 21st, 24th, 30th, 31st, 33rd, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 49th एंड 50th क्वेश्चन। यानी ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको दोबारा से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है बट पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है या दोबारा से आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे और टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन 1? द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड HQ इज 3, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ द एसिड इज। देखो भाई सिंपल सी बात है, HQ आपको वीक एसिड दे रखा है जो पार्शियली डिसोसिएट होगा H+ और Q- में, ऐसे डिसोसिएट होगा। अब इसने क्या दे दिया, इसकी एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी C, दैट इज 0.1 मोलर, और pH भी दे दिया कितना, pH आपको दे रखा है 3। तो यहां से आप लिख सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻³ ये हमने पढ़ा है। तो अब देखो यहां पे HQ जो है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो इनकी प्रोडक्ट की 0 रही होगी। ठीक, फिर आफ्टर टाइम T मान लीजिए इसमें से C डिसोसिएट हो गया, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो आप जानते हैं। तो H+ कितना बनेगा, C बनेगा, C बनेगा। तो यहां से जब आप Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं C इंटू C अपॉन C इंटू 1 - अल्फा, तो यहां से C कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा C² अपॉन 1 - अल्फा। और आपको पता है अल्फा क्या होता है वीक एसिड के लिए, लेस देन 1, इसलिए 1 - अल्फा को आप 1 लिख लेते हैं, यही करते हैं। फिर इसके बाद यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल टू C² कर सकते हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो आपको C गिवन है बट अल्फा गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दें, ये देखो ये H+ की जो कंसंट्रेशन होती है ये क्या है, ये आपका C तो है। तो C इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10⁻³ तो यहां पे आप C की वैल्यू पुट कर दो, कितना 0.1, यानी 10⁻⁻1 इंटू अल्फा इक्वल टू 10⁻³ तो यहां से अल्फा आ जाएगा आपका 10⁻²। और आप लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू C² इज इक्वल टू 10⁻1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10⁻5 आ जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर है, ऑप्शन 3rd में है। ठीक है भाई, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने देखो मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको ना बिल्कुल 0 से बताया है। मैंने ये मान के आपको समझाया कि आपको ये टॉपिक आता ही नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो। पूरा देखो, पहले पूरा डेरिवेशन समझाया, फिर क्या क्या गिवन है, फिर वहां से अपने ने फाइंड आउट किया है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, C दे रखा है और आपको साथ में H+ की कंसंट्रेशन आ गई pH से, और Ka पूछा है। आपको पता है H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, C, तो यहाँ पे C की वैल्यू पुट करी, अल्फा आ गया। और आपको पता है Ka इज इक्वल टू C² होता है, तो C आपके पास, अल्फा आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो भाई क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसोसिएशन ऑफ NH4OH विल बी मिनिमम, यानी NH4OH जो वीक बेस है
उसका डिसोसिएशन इन चारों में से कौन से में सबसे कम होगा, ये पूछा गया है। तो देखो भाई, हम जानते हैं जब भी कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो उससे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर ओड आयन इफेक्ट आता है उस केस में क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो अब हमें देखना कि कॉमन आयन इफेक्ट कहां पे लग रहा है, वहीं पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो अगर यहां पे हम देखें NH4OH वीक बेस है जो कि पार्शली डिसोसिएट होगा NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन में। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा भाई, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो या तो NH4 प्लस प्रोड्यूस करे या OH माइनस प्रोड्यूस करे, वो क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके कारण Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो जैसे ही ये डिसोसिएट होगा, अब देखो आपके मिक्सर में क्या है, NH4OH किसकी प्रेजेंस में डिसोसिएट हो रहा है, NaOH की प्रेजेंस में, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, OH माइनस आयन देगा। तो यहाँ पे ये OH का क्या लग गया, ये लग गया कॉमन आयन इफेक्ट। और इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण आप देख रहे हो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम पे फोकस करो, अब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, तो DOD इसमें कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखेंगे वाटर में अगर देखते हैं तो वाटर में तो क्या है, नॉर्मल भाई वो पार्शली डिसोसिएट होगा। फिर उसके बाद थर्ड देखो, उसने HCl दे रखा है। अब HCl में ओड आयन इफेक्ट लगेगा, कैसे मैं समझा देता हूं आपको। NH4OH पार्शली डिसोसिएट हो रहा है किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस आयन में, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा Cl माइनस और H प्लस आयन में। तो यहां पे देखो आपके सॉल्यूशन में क्या है, OH माइनस आयन है और साथ में HCl का H प्लस आयन आ रहा है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, ओड आयन इफेक्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। तो यानी यहां पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंटिन्यूअसली कम होगी, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये हो गया ओड आयन इफेक्ट, ओड आयन इफेक्ट। ठीक, तो अब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हुई है, तो लेजेंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मूव करेगा, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मूव करेगा तो DOD क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने पूछा था मिनिमम किस में होगा, यानी DOD सबसे कम किस में होगा, तो DOD डिक्रीज कहां पे हो रहा है, आपने देखा ऑप्शन फर्स्ट में हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने ये तो बताया नहीं NaCl में क्या होगा। देखो भाई NaCl क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो इसकी pH 7 है, इसकी भी pH 7, इसकी भी pH 7, तो इनमें कोई नॉर्मल मतलब नॉर्मली डिसोसिएट होगा जैसे NH4OH डिसोसिएट होता है, यानी यहाँ पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट ओड आयन इफेक्ट आ ही नहीं रहा। इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा था आपका, और इसमें ओड आयन इफेक्ट आ रहा है। ठीक, तो ओड आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से घटेगा। इसको अगर कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। देखो भाई, जो आपका है ना वीक एसिड होता है, वीक एसिड क्या देगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देगा, ठीक है ना, और वीक बेस अगर होगा वो क्या देगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड देता है। एंड इनका वाइसा वर्सा, उल्टा भी सही है। उल्टा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो वीक कंजुगेट एसिड देगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो वीक कंजुगेट बेस देगा। तो अब देखो ये क्या है भाई, कंजुगेट बेस ऑफ क्या है, ये HCl क्या है भाई, ये ACl माइनस क्या है, HCl, यानी स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस है, तो ये क्या होगा, वीक होगा। ये क्या है, एसिटिक एसिड का है, ये NO2 माइनस है HNO2 का, और ये H2SO4। तो हम इसमें पता क्या लिखेंगे, देखो पहले अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ लिखते हैं तो ऐसे आएगा भाई। यहां पे अगर आप बात कर लेंगे सबसे पहले देखो जैसे CH3COOH, ये तो सबसे वीक एसिड हो गया, इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, HNO2, और इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, HCl, और इससे भी स्ट्रॉन्ग होगा H2SO4। ठीक, तो अब इनके कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ जो आएगी, कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ, कंजुगेट बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये क्या देगा, सोडियम, ये आपका एसीटेट आयन देगा, ये NO2 माइनस देगा, ये Cl माइनस देगा, और ये सल्फेट आयन देगा। तो ये ऑर्डर आया कि नहीं आएगा, बोलो कोई डाउट है क्या। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन सा आ गया, ठीक, ये आ जाएगा।
आंसर 2। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट स्टेटमेंट इज NH4Cl गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। भाई डाल के देख लो पानी में, NH4Cl क्या करेगा भाई, NH4Cl को पानी में डाल दो, क्या देगा NH4OH प्लस HCl। ये क्या दिया इसने, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो क्या होगा pH लेस देन 1 हो गई, एसिडिक हो गया, ये तो एसिडिक सॉल्यूशन दे दिया इसने, यानी पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड देखो, सेकंड सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट गिव एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। ये देख लेते हैं, इसने क्या दिया भाई, वीक एसिड दे दिया प्लस साथ में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या होगा pH ग्रेटर देन 7, तो ये तो क्या हो जाएगा बेसिक हो गया, अल्कलाइन मीडियम दे दिया इसने तो। नेक्स्ट ऐसे ये क्या है, थर्ड इसने लिखा है एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। NH4OH क्या है, ये भी वीक बेस होता है, तो इसमें ना एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सी, थर्ड वाली, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, 4th हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th। अमोनिया गैस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव NH4OH इन दिस रिएक्शन वाटर एक्ट एज। देखो भाई ये अमोनिया है और ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, तो वाटर पता क्या करेगा, इसको अपना H+ आयन देगा, ठीक, और NH3 क्या करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करके NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना लेता है NH4OH, ठीक। यानी अमोनिया ने यहाँ पे किसका काम किया है, बेस का काम किया है, जबकि वाटर ने किसका काम किया है, एसिड का काम किया है। तो इसने पूछा था वाटर एक्ट एज एन एसिड, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया 5th। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। HClO is a weak acid. The concentration of H+ ions in 0.1 molar solution of HClO will be, तो आपसे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पूछी गई है, ठीक। HClO वीक एसिड इसने बता दिया। पहली बात तो ये है भाई HClO कैसे डिसोसिएट होगा H+ और Cl- में, ठीक। आपको पता है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C इनकी 0 रही होगी, तो C में से C डिसोसिएट होगा, ये C बनेगा, C बनेगा। फिर वही बात आपको पता Ka = C² होता है, और इसने H+ ये क्या दे दिया, C की कंसंट्रेशन भी दे दी। देखो हम क्या लिखते हैं Ka = C², तो Ka दे रखा 5 × 10⁻⁻8, और ये कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है 10⁻⁻1 × α², तो अल्फा = कितना आ जाएगा, यहां से आपका, यहां से जो अल्फा आएगा, α² जो आपका आएगा, ये उधर जाके आप लिखोगे 50 × 10⁻⁻8 लिख सकता हूं मैं इसको, और अल्फा = यहां से आ जाएगा आपका 7, मतलब 49 का रूट होता है 7, तो 50 का 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 पॉइंट समथिंग 7.05 लिख लो, 06 लिख लो, या इसने कितना लिख रखा है 7 लिख रखा है, 7 लिख दो × 10⁻⁴। H+ की कंसंट्रेशन शायद आपसे पूछी गई है। द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन = C∝, C कितना 10⁻⁻1, और अल्फा आपका आ गया, रख दो वैल्यू, कितना आ जाएगा 7.07 × 10⁻⁻5 आ जाएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, आंसर इज 1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट करें फिर क्वेश्चन नंबर 7th। इन द रिएक्शन H2O + HCl द स्पीशीज दैट एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस। भाई H2O है और ये HCl है, ये H3O+ में गया, यानी वाटर ने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, और HCl ने क्या किया, H+ रिलीज किया, तो जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड हो गया, ठीक, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इसने पूछा बेस का काम कौन कर रहा है, तो सीधी सी बात है वाटर कर रहा है, आंसर 1 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए ना ये क्या बन रहे हैं, ये भी बता देना, यहाँ पे ये बन रहा है कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर, और ये है कंजुगेट बेस ऑफ HCl। समझे कि नहीं समझे? ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। द 3 रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H2PO4- आर गिवन बिलो। ये 3 रिएक्शन दे रखी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the above does H2PO4- act as an acid। एसिड की तरह काम कौन सा कर रहा है, इनमें से आपको ये बताना है, ठीक। देखो यहां पे क्या है, ये आपका एसिड रहा, इसने H+ रिलीज किया, तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, H+ रिलीज करके, तो यहाँ पे H2PO4- हो गया बेस।
फिर इसके बाद देखो ये वाटर के साथ क्या कर रहा है, एक H प्लस रिलीज कर रहा है, तो ये करेगा यहाँ पे एसिड का काम, और ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पे काम करेगा किसका, बेस का, और ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो जहां पे ये H प्लस रिलीज कर रहा है वहां पे ये एसिड का काम करेगा, H2PO4 माइनस, और जहां पे ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वहां पे ये बेस का काम करेगा। तो ओनली आपका बी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में एसिड का काम कर रहा है, इसलिए आंसर बी ओनली आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग विच कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस इज। इनमें से कौन सा स्पीसीज ऐसा है जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। देखो भाई यहां पे HSO4 माइनस जो है, HSO4 माइनस ये एक H प्लस का काम करके, H प्लस रिलीज करके किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। ठीक, अभी ये एसिड का काम कर रहा है, और HSO4 माइनस की ही बात कर लें तो ये क्या कर सकता है, ये एक H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, और H प्लस अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो आप बोल देंगे किसका काम कर रहा है, अब ये बेस का काम कर रहा है। तो उसने पूछा कि कौन एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। बाकी ये क्या है, इसके पास H प्लस नहीं है, इसके पास H प्लस नहीं है, तो ये दोनों ओनली किसका काम कर सकते हैं, H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी ये दोनों ओनली बेस का काम कर सकते हैं, और ये ओनली H प्लस रिलीज कर सकता है, तो ये ओनली एसिड का काम करेगा। ओनली किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख लेना, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, pKa of a weak acid is defined as। देखो भाई हम क्या लिखते हैं, pKa is equal to माइनस ऑफ log Ka होता है, इसमें बेस 10 रखा जाता है। ठीक, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं log Ka बेस 10 और इसकी पावर -1, ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ये बेस 10 1/Ka। अब चेक करो इनमें से कौन सा है, फर्स्ट वाला तो नहीं आएगा। अच्छा ये 10 ज्यादा ही ऊपर जा रहा है, 10 पैर में ही ध्यान रखना है ना, इसमें लिखने में थोड़ा सही नहीं आ रहा, ये 10 पैर में ही है, log बेस 10 है, कहीं 10 को कहीं और समझ जाओ आप, है ना। log ये 10 हर जगह log के बेस में है। ठीक, 1/log Ka लिख सकते हैं क्या, नहीं, 1/log Ka लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा log 1/Ka बेस 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सही है, यही मैंने लिखा है। नेक्स्ट माइनस log 1/Ka बेस 10, ये भी नहीं लिख सकते, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। और आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है ना, और बच्चे ना वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स एक बार लिख के देख लो, log अगर आपको सोल्व करना था आराम से कर लेंगे। pK इज इक्वल टू माइनस ऑफ log Ka होता है, तो माइनस को आप पावर में ले गए, तो जैसे ही पावर में लेके गए Ka की पावर -1 है, तो उसको आप 1/Ka लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है वो एग्जामिनर को भी लगता है कि देना चाहिए एग्जाम में, है ना, पूछ लेना चाहिए। ठीक, पूछ सकता है एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। बोल रहा है कौन सा सोल्ट हाइड्रोलाइज हो जाए, मतलब कौन से सोल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। देखो भाई एक बात का ध्यान रखना हमेशा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है ना, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है भाई, और कोई अगर आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, इनका हाइड्रोलिसिस होता है। यानी आपके पास कम से कम एक एसिड एक या एक बेस या दोनों एसिड और बेस वीक होना ही चाहिए। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? अब आप देख लो, NaCl क्या है, NaOH प्लस HCl का है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, उसका नहीं होगा। NH4Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, HCl प्लस NH4OH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस KOH और HCl। ये क्या है, Na2SO4, NaOH प्लस H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो किसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ओनली 2 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल। तो मोस्ट सोल्यूबल आपको बताना है, जैसे CuS है,
तो CuS में आप लिखोगे KSP ये Cu प्लस 2 आयन और सल्फाइड आयन में जाएगा, तो इसकी सोल्युबिलिटी S, इसकी S KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर आ गया। यहां से आप लिख सकते हो S इज इक्वल टू अंडर द रूट KSP, ये आ जाएगा। और अब इसका S इक्वल टू अंडर द रूट KSP अगर आप करोगे तो S इक्वल टू KSP कितना दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 37। देखो ऐसे लिख लिया करो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 38, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड किया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 81 का रूट कितना होता है 9 होता है, तो 80 का रूट 9 से थोड़ा सा कम आएगा, और 80 का रूट 9 से थोड़ा सा कम आएगा तो आप इसको लिख दोगे कितना आ गया अप्रोक्स 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये इसकी सोल्युबिलिटी आ गई। तो एक की तो आ गई, फिर इसके बाद ऐसे ही 1 बाई 1 आपको सबकी चेक करनी होती है, कर लेंगे भाई ऐसे। तो सेकंड का देख लो, ये फर्स्ट ऑप्शन था ना, नेक्स्ट सेकंड, लेकिन फास्ट करना अब आपने को। MNS में भी सेम टाइप का है, तो S इज इक्वल टू अंडर द रूट KSP आ जाएगा। तो KSP कितना दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 16। अब आपको पता है यार 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, और 4 का रूट 2 होता है, तो 7 का रूट क्या आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। मान लीजिए मैं बोल देता हूं इसको 2.5 बोल देता हूं, मान लीजिए अप्रोक्स इंटू 10 की पावर माइनस 8। थर्ड वाला देखो ये क्या दे रखा है Bi2S3, ये डिसोसिएट होगा ऐसे 2Bi प्लस 3 सल्फाइड आयन में, ये 2S और ये इसका 3S। KSP आप यहां से लिखोगे 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 108 S की पावर 5। तो आप इसको पता क्या लिखोगे S इज इक्वल टू 1/108 की पावर 1/5 और KSP की पावर भी 1/5। ठीक, तो 1/108, चलो ठीक, इसको पूरा अंदर ही लिख लो ना यार, इसको ऐसे लिख लो आप KSP अपॉन 108 की पावर 1/5। अब देखना कितना दे रखा है उसने, ये दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 70 डिवाइड बाई 108 और इसकी पावर 1/5। अच्छा 10 की पावर माइनस 70 की पावर 1/5 करेंगे तो वो तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 14, और इसका 108 की पावर 1/5 ही रहने दो आप, हो सकता है अपना पावर से ही काम सोल्व हो जाए, है ना। फोर्थ ऑप्शन और देख लो, Ag2S दे रखा है, Ag2S किस में जाएगा 2Ag प्लस सल्फाइड आयन में जाएगा, तो ये 2S ये S KSP इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S कितना होता है 4S क्यूब, तो S इज इक्वल टू क्या आ गया KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट इसकी पावर 1/3, कितना आ गया KSP कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 51 डिवाइड बाई 4 की पावर 1/3, तो 6 और 4 को कैंसिल करो 3/2 के पावर 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 17। तो अब 10 की पावर सही सोल्व करके देखो, मोस्ट सोल्यूबल पूछा है, ये 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 17, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी दिख रही है, साफ साफ इसी की आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, आंसर इज 2, सेकंड इज मोस्ट सोल्यूबल। ठीक, बाकी कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर फास्ट करोगे इतना भाई कोशिश ये किया करो पावर से ही सोल्व कर लो, क्योंकि देखो पावर का गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक, पावर से सोल्व कर लोगे, यहां पे भी देखो गैप 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 17, ऐसे सोल्व करोगे जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 is 32 into 10 की पावर माइनस 12, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस आयन इन दैट सॉल्यूशन। भाई सोल्युबिलिटी दे रखी है Ag2CrO4 की, किस में जाएगा ये 2Ag प्लस आयन में जाएगा प्लस CrO4 माइनस 2 में जाएगा, यही होगा ना। तो अब देखो इसकी सोल्युबिलिटी क्या बोल रहा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और कंसंट्रेशन पूछ रही है, वही बात मतलब 2S और ये इसकी ऐसी होगी कंसंट्रेशन, यानी सोल्युबिलिटी बतानी आपको एक टाइप से KSP इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S कितना आ गया 4S क्यूब, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको कितना 32 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो S क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो क्यूब रूट ले लो बोथ साइड, S इज इक्वल 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर, आंसर इज 1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक आसान था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14,
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज, बना लो भाई सोडियम एसीटेट का एक्वा सॉल्यूशन। ये देखो ये सोडियम एसीटेट है, क्या देगा ये, एक तो एसिटिक एसिड देगा, ठीक, प्लस साथ में NaOH, यानी ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दिया इसने सॉल्यूशन में, यानी क्या हो गया ये, इसकी pH ग्रेटर देन 7, यानी कैसा सॉल्यूशन है, एल्कालाइन सॉल्यूशन है। बोलो कोई डाउट नहीं है, तो न्यूट्रल नहीं है, वीकली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं, एल्कालाइन है। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द सोल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 at 25 डिग्री सेल्सियस 6.3 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट दैट टेम्परेचर इज। भाई PbCl2 है तो लिख लो कैसे डिसोसिएट हो गए, Pb+2 और 2Cl माइनस में होगा S और ये 2S, तो आप क्या लिखोगे, KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब विच इज इक्वल टू कितना दे रखा, 6.3 इंटू 10 की पावर -3 दे दिया इसने। तो अब इसको सोल्व करना अपने को, ठीक, तो इसने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अच्छा सोल्युबिलिटी दे रखा, सॉरी सोल्युबिलिटी दे रखा और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो अब एक काम करो ना, ये सही कर रखा है इसने, देखो सोल्युबिलिटी S कितना दे रखा है 6.3 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया, इंटू में ये 2S इंटू 2 इंटू 6.3, ये आ जाएगा 12.6 इंटू 10 की पावर -3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब चेक कर दो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा, ये आपका आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो इसने बढ़िया बात यह है कैलकुलेशन भी नहीं करवा रखी, सीधा सीधा पूछ रखा है कैसे आप सोल्व करोगे इसको, ठीक। तो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाइड्रोलिसिस। तो देखो भाई अगर आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है और फोर्थ रिएक्शन में है, इनमें तीनों में ये देखो ये एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि ये H+ आयन देके किसमें जा रहा है, कार्बोनेट आयन में जा रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे H3BO3 क्या है भाई, ये भी एसिड का काम कर रहा है, H+ आयन देके किसमें जा रहा है, H2BO3- में जा रहा है। फिर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें H2PO4- में, ये भी किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, एक H+ आयन देके किसमें जा रहा है, HPO4- में जा रहा है, ठीक। लेकिन इस रिएक्शन में अगर देखें ये H+ देने की बजाय इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस का हो रहा है। तो यहां पे देखो HCO3- है, तो HCO3- का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा H2CO3 प्लस OH-। सिमिलरली अगर आपको ये दे दिया जाए, एसीटेट आयन दे दिया जाए, इसका हाइड्रोलिसिस आप करेंगे, क्या बनेगा भाई, ये यहां पे हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा, वीक एसिड प्लस OH- आयन, ये बनता है, ठीक। तो इसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे। समझ आया कि नहीं? बाकी तीनों में तो क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक। अगर ये भी H+ दे देता जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में दे रखा, फिर ये हाइड्रोलिसिस नहीं होता, एसिड बेस रिएक्शन होती। इसमें क्या किया, वाटर ने इसको हाइड्रोलाइज किया है। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H2A ये वैल्यूज दे रखी है रिस्पेक्टिवली, द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड विल बी। देखो भाई H2A जो है, H2A पहले किस में जाएगा, HA प्लस HA- प्लस H+ में, और फिर HA क्या करेगा, HA- क्या करेगा, अपना एक आयन और दे देगा, ये हो जाएगा। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, इसका Ka2 है, वैल्यूज वहां पे दे रखी है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो H2A, ये इक्वेशन 1 और ये 2, 1 + 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका A-2 + 2H+ आयन, और इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लिखेंगे Ka1 × Ka2। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो Ka1 ये रहा और Ka2 ये रहा, तो कर दो मल्टीप्लाई, 1.0 × 10 की पावर -5 इंटू में 5 × 10 की पावर -10, यह आ जाएगा 5 × 10 की पावर -15, ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा है, ये 10 की पावर 15 भी ऑप्शन में दे रखा, उसने सेकंड वाले में ध्यान रखना, आंसर सही कौन सा है, थर्ड वाला। कर लेंगे भैया ऐसे सॉल्व, ठीक, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, a white salt is readily soluble in water and gives a colorless solution with a pH of about 9, the salt would be। देखो भाई ये क्या है, NH4NO3 है, ये क्या है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का
सोल्ट है, तो इसकी पीएच क्या आएगी, लेस देन 7 आएगी, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन देगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, CH3COONA, एसिटिक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो इसकी पीएच क्या आएगी, ग्रेटर देन 7। थर्ड देखो, CH3CONH4, ये क्या है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, तो इसकी पीएच क्या है, ना तो 7 से, भाई इसकी पीएच 7 के अराउंड रहेगी, थोड़ी सी कम हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्यादा होने मतलब यानी कि 9 हो जाएगी। ठीक, फोर्थ है CaCO3, इसको आप बोलेंगे, ये भाई आपका यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, और ना ही ये कैल्शियम जो आपका H2CO3 है, ये क्या है, वीक एसिड है, ये तो वीक एसिड है, लेकिन यहां पे आप ना स्ट्रॉन्ग बेस तो लेंगे, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो NaOH बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ज्यादा बेसिक होते हैं, ज्यादा अल्कलाइन होते हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे इसकी पीएच 9 के आसपास नहीं होगी। ठीक है, 7 से ज्यादा होगी लेकिन 9 के आसपास नहीं जाएगी, तो आप ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, मोर करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आपका सेकंड आ जाएगा, आंसर आप 2 लिख देंगे। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई, ये समझ में आना है, ध्यान देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लेकिन अल्कली जो है इनसे भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए NaOH जो सोडियम एसिटेट है, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, उसका बेस क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी पीएच क्या है, 9 के अराउंड चली जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एट 25 डिग्री सेल्सियस द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाइस इज 1 × 10⁻⁻11, एट व्हाट pH will Mg2 plus ion start precipitating in the form of MgOH twice from a solution of 0.001 मोलर Mg2 plus ion। देखो भाई, ये MgOH twice है, ये कैसे डिसोसिएट होगा, Mg plus 2 ion और 2OH minus ion में। अब आपको इसका KSP पता है कैसे लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ Mg plus 2 ion और इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस की पावर 2। ये दे रखा KSP कितना, 1 × 10⁻11 दे रखा है, यही दे रखा ना। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, Mg plus 2 की कंसंट्रेशन दे दी, तो बोल रहा है कि कितने pH पे इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी हम ये मान लेंगे जो आयनिक प्रोडक्ट है अगर वो KSP से ज्यादा हो जाता है तब आपका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप है ना यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए KSP के इक्वल ही लिख लिया करो, तो KSP के इक्वल अगर करोगे तो Mg plus 2 की कंसंट्रेशन 10⁻³ दे रखी है, OH माइनस की कंसंट्रेशन का पावर 2 इक्वल टू 10⁻11, यहां से लिख दोगे OH माइनस की कंसंट्रेशन का पावर 2 इज इक्वल टू 10⁻8, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन यहां से कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 10⁻4 आ गई, तो यहां से आप लिख सकते हो POH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस ऑफ लॉग 10⁻4 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया, और pH आपका आ जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, यानी 10 pH पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है नोट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपका ना जो उसने पूछ रहा है प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, पीपीटी के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू KSP, यानी Mg plus 2 का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू KSP। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, इक्वल टू लेके सोल्व कर लिया, तो इक्वल टू से जो pH आ जाएगा वही आपका आंसर है। समझे कि नहीं समझे, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इफ सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज √3 देन इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है CaOH ट्वाइस, क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस 2 आयन देगा प्लस 2 OH माइनस आयन देगा, ये सोल्युबिलिटी S, इसकी 2S, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का बोलो स्क्वायर, ये आ गया 4S क्यूब, और 4S क्यूब यहाँ पे 4 इंटू S कितना है, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब 3 इंटू 3, तो 3 इंटू √3 ये आ जाएगा, और इसको आप लिख दोगे 12√3, ये आपका KSP आ गया। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये भी हो जाएगा 20th। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, ए बफर सॉल्यूशन हैज इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH एंड 0.02 मोलर NH4Cl, द pKb ऑफ द बेस इज
5 द पीएच इज, देखो भाई आप पीओएच लिखते हो, बेसिक बफर की बात हो रही है, देखना NH4OH है, ये क्या है पहले लिखो, ये जल्दबाजी मत कर देना पेपर में, बेसिक बफर है। क्यों बेसिक बफर क्यों है ये, क्योंकि इसने क्या दे रखा है NH4OH प्लस NH4Cl, क्या बनाएगा ये बेसिक बफर बनाएगा, क्या बना रहा है बेसिक बफर। और अब इनकी वॉल्यूम भी उसने इक्वल दे रखी है ना, 0.2 मोलर ये है, 0.02 मोलर ये है, तो सॉल्यूशन में इनकी वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब देखो POH इज इक्वल टू PKB प्लस log concentration of salt डिवाइड बाय concentration of base, यही हम करते हैं। PKB लिखो यहाँ पे, PKA नहीं, एसिड के लिए आता है PKB कितना देर का 5 प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 डिवाइड बाई बेस की कितनी है 0.2, तो यह आ जाएगा 10 की पावर -1, तो ये 5 - 1 POH कितना आ गया इक्वल टू 4, pH कितना आएगा 14 - 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट, 21 का आंसर आ जाएगा 1। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 21 भी हो गया, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो विच इज ए बफर सॉल्यूशन। देखो भाई बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बफर सॉल्यूशन, मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं, इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। देखो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो डाइल्यूशन करने पे या उसमें थोड़ा सा अमाउंट में एसिड ऐड करने पे या थोड़ा सा अमाउंट बेस का ऐड करने पे वो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, या आप बोल सकते हैं उसकी पीएच में चेंज जो आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा। अब बफर कितने टाइप के होते हैं, बफर 2 टाइप के होते हैं, एक मिक्स्ड बफर और एक होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर आपका सीधा होता है वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट को ही क्या कहते हैं सिंपल बफर कहते हैं। मिक्स्ड बफर 2 टाइप का होता है, मिक्स्ड बफर की अगर बात करेंगे एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। अगर एसिडिक बफर की बात करें, सिंपल बता रहा हूं, वीक एसिड लें और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना के दोनों का मिक्सर ले लें, ये बन गया आपका एसिडिक बफर। और अगर आप बेसिक बफर बनाना चाहते हैं कैसे बन जाएगा, वीक एसिड वीक बेस प्लस उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट लेके मिक्सर बना लें, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेसिक बफर। तो ऐसे पहचानना आप सीख सकते हैं, ये बफर को पहचानने का सबसे आसान मेथड है। ठीक, तो इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो इसमें क्या है भाई, ये क्या है आपका, ये आपका सिंपल बफर था। ठीक, ये भी बता दिया मैंने आपको, है ना। और ये आपका मिक्स्ड बफर है। ये क्या है, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, ये बनाएगा एसिडिक बफर। ठीक, नेक्स्ट देखो ये क्या है, वीक एसिड और ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, ये बफर नहीं बनाएगा। ठीक, ये वीक एसिड और ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब अलग ही, ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, ये भी बफर नहीं बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो बफर कौन बना रहा है, ओनली ऑप्शन 1, तो आंसर इज 1। समझे कि नहीं समझे? ऐसे हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। ए बेसिक बफर इज मेड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ। तो फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको डाइल्यूट करने पे या उसमें थोड़ा सा अमाउंट एसिड या बेस का ऐड करने पे पीएच में चेंज नहीं आता, या यूं बोल सकते हैं पीएच में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो है सिंपल बफर। सिंपल बफर आपका वीक एसिड वीक बेस सोल्ट को ही हम सिंपल बफर कहते हैं। दूसरा आपके आते हैं मिक्स्ड बफर, जो 2 टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर उसे कहते हैं जिसमें क्या होगा, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना के दोनों को मिक्स कर दो। जैसे हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सोल्ट बना लिया, सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सर होगा दैट इज एसिडिक बफर। सिमिलरली वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना के अगर मिक्सर बना ले, वो कहलाएगा आपका बेसिक बफर। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH प्लस NH4Cl। तो ऐसे आप बफर सॉल्यूशन को ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा क्या होगा, NH4Cl प्लस NH4OH। तो ये क्या है भाई, आपका वीक बेस है और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना के क्या कर दिया, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना के मिक्सर जो सॉल्यूशन बनाया है, क्या कहलाएगा, ये बेसिक बफर कहलाएगा। ये बेसिक बफर है।
ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट देखो इसके बाद NH4Cl प्लस NaOH, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आपका बफर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है NH4OH प्लस HCl, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। तो अब देखो अगर इसका रेशो दिया रहता, भाई कंसंट्रेशन क्या वो मुझे पता नहीं है ना, मतलब ऐसी कंसंट्रेशन, इसको अगर ज्यादा अमाउंट में ले, इसको थोड़ा कम अमाउंट में ले, तो ये क्या है भाई, ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बन जाएगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, और आपका वीक बेस सॉल्यूशन में बचा रहेगा। तो उस केस में तो हम बोल देंगे कि बफर सॉल्यूशन बना रहा है। लेकिन अगर ये ज्यादा दिया है तो इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिक मीडियम देगा, तो इसलिए उस केस में आप नहीं बोल पाएंगे। और दोनों का एक एक मोल अगर ले लिया तो ये इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करके ओनली NH4Cl बनाएगा। तो 3 केस इसमें बनते, इसलिए आप डायरेक्ट इसको नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसको हम बफर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो आपसे बेसिक बफर पूछा गया था, आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, Which buffer solution out of the following will have pH greater than 7? तो pH greater than 7 पूछ रहा है भाई। बेसिक बफर जो होगा ना, बेसिक बफर क्यों है उसका नेम, क्योंकि उसकी pH क्या है, ग्रेटर देन 7 है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये हो गया भाई आपका ये इधर का एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये है आपका वीक एसिड प्लस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का मिक्सर, तो ये आपका एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर है तो pH क्या आएगा, लेस देन 7 आ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखो, ये भी वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का मिक्सर, यानी ये भी एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर है तो आप क्या बोल दोगे भाई, इसका pH भी क्या आएगा, लेस देन 7। और ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, यानी ये आपका सिंपल बफर हो गया, और सिंपल बफर हो गया तो इसका pH क्या आएगा, अराउंड 7, pH 7 के आसपास आएगा। लास्ट वाला देखो, ये वीक बेस प्लस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बन रहा है, और उनका मिक्सर ले लिया, तो ये हो गया आपका बेसिक बफर, और बेसिक बफर है तो इसका pH क्या आएगा, ग्रेटर देन 7। यानी आपसे इनडायरेक्टली यही पूछ रहा था कि बेसिक बफर कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, और ऐसे ही आते हैं आजकल, टफ नहीं आते, इसलिए मैं बोल रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ के मत जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, द pK ऑफ वीक एसिड is 4.5. The pOH of an aqueous buffered solution of HA in which 50% of the acid is ionized. तो देखो भाई pOH पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक आपसे एग्जामिनर करवा सकता है, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, उसने pKa दे दिया आपको वीक एसिड का कितना, 4.5, और साथ में रखा कि जो HA है ना, HA मान लीजिए आप यहां पे क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक। तो इसके साथ क्या किया, इसका 50% न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, तो क्या बनेगा भाई, देखो ये बनेगा NaA बन गया प्लस वाटर बनेगा, ठीक। तो इस मिक्सचर में मान लीजिए ये क्या था भाई, ये आपका 1 मोल था, और 1 में से हाफ मोल न्यूट्रलाइज हो गया, यानी इसका कम ही लिया, यानी आप मान लो 2 मोल इसका था, इसका 1 मोल लिया, तो ये तो 0 रह जाएगा, 2 में से ये 1 खत्म हो गया तो 1 बच जाएगा, और इसका 1 मोल बन गया। तो ये जो आपका मिक्सचर है, इसमें 1 मोल एसिड का है, वीक एसिड का, और 1 मोल उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ HA अगर आप लिखोगे 1, और वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर ही सॉल्यूशन बन रहा है, तो 1 हो गई, और Na की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आप जानते हैं pH इज इक्वल टू जो आपका बेसिक एसिडिक बफर होता है, pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होता है, क्योंकि एसिडिक बफर है, ठीक। तो pKa कितना दे रखा है, pKa दे रखा है 4.5 प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 और बेस की भी सॉरी एसिड की भी 1, तो कितना log 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो 4.5 आ गया, और pOH आपको पता है, ठीक, क्या है 14 माइनस 4.5 दैट इज 9.5। आंसर कौन सा रहा है, 3rd। अब देखो कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में क्या आंसर किया हुआ, इसका 1st किया हुआ। भाई आपसे pOH पूछा गया एग्जाम में, समझो ध्यान से, एग्जामिनर ने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया, लेकिन पूछ लिया pOH, और जल्दबाजी में बच्चे फर्स्ट आंसर करके आए 4.5। भाई pOH है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ये मिस्टेक नहीं करनी, और करी है तो लिखो कि मेरे से मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में pOH पूछा था और मैंने pH बता दिया, बस इतना लिख दो, ज्यादा ज्यादा ये फॉर्मूला लिख दो कि इस पैटर्न का क्वेश्चन था, ठीक। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, इतना टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना। आंसर क्या आ गया, 3rd आ गया, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन ए सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू 5.4 विल बी। भाई pH आपको दे रखी है 5.4 और हम जानते हैं pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ log H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक, बेस 10 होता है, तो यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन आप लिख दोगे 10 की पावर माइनस pH लिख सकते हो, ये 10 की पावर माइनस 5.4 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 6 प्लस 0.6 लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 0.6, ठीक। और आपको पता है log बेस 4 log 4 कितना होता है 0.6, तो इसका एंटी log लोगे तो 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.6 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आंसर चेक करो कौन सा रहा है, अप्रोक्स देख लो 3.98, वो 4 ही हो गया है ना, तो ये आंसर आ गया आपका फोर्थ वाला, आंसर इज 4। कर लेंगे भाई ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द pH ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HNO3 इज नियर दी। देखो भाई अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 की पावर माइनस 8 और ये आ गई pH 8। ये मिस्टेक नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करना, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, तो pH तो हमेशा 7 से कम ही आएगी ना, 8 कैसे आ सकती है, तो 7 से तो कम आएगी। अब 7 से कम वाले ऑप्शन भी 2 है, तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे भाई, देखो यहां पे जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा ना आपको, वेरी डाइल्यूट एसिड दे दिया, तो इसमें क्या करते हैं हम, H प्लस की कंसंट्रेशन जो लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन एसिड की, और साथ में वाटर की भी लिखते हैं। किसकी लिखते हैं, साथ में H प्लस की कंसंट्रेशन वाटर से भी लिखेंगे, क्योंकि वाटर की यहाँ पे कंपेरेबल हो जाएगी ना, तो इसकी 10 की पावर माइनस 8 है प्लस 10 की पावर माइनस 7 है, तो 10 की पावर माइनस 8 कॉमन ले लो, 1 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 आ गया, ठीक। अब इसको आप लिखोगे pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू log 11, और इसको लिखोगे आप माइनस log 10 की पावर माइनस 8, तो माइनस 8 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.04 होता है और ये माइनस माइनस 8, तो दैट इज इक्वल टू, ये प्लस का 8 हो गया, प्लस 8 में से 1.04 माइनस कर दो तो 6.96 आंसर आ जाएगा। आंसर देखो सेकंड आ गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे, ये 27th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, द pK ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनोल। देखो भाई अगर हम बात करें, ये एसिटिक एसिड है और ये आपका फिनोल है, अगर आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये 1 है और ये 2 है, ठीक। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे 1 ज्यादा एसिडिक होता है 2 से, तो और पीके का ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा उल्टा, 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 2 से, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है, ये कंजुगेट बेस क्या है, रेजोनेंस तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगी। और अगर हम बात करें फिनोल की, फिनोल में तो यार नॉर्मल रेजोनेंस है, क्या है, नॉर्मल फिनोक्साइड आयन है, क्या है, सिंपल फिनोक्साइड आयन है, ठीक, और प्लस H प्लस है, इसमें भी भाई ये क्या नॉर्मल रेजोनेंस है, हालांकि स्टेबल है, लेकिन हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसलिए एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, ठीक। तो असर्शन तो ठीक है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनोल, बिल्कुल सही है। पीएच फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, नहीं, हम क्या बोलेंगे, अगर रेजोनेंस आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आपका ना एसीटेट आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, फिनोक्साइड आयन से, क्यों, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट है क्या, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फिनोक्साइड आयन मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नो डाउट, बट उससे ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, आंसर इज थर्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। कुछ लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फिर मिस्टेक कर सकते हो, आप ये मान सकते हो फिनोक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है,
आप उसको सही कर सकते हो। सही वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है नो डाउट, बट मोर स्टेबलाइज यानी वो एसीटेट आयन के साथ कंपेयर कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि वो एसीटेट आयन से ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि एसीटेट आयन क्या है, फिनोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है। तो ये बात आप जरूर लिखें ताकि एग्जाम में आपसे मिस्टेक ना हो। और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच। तो हाईएस्ट पीएच आपको बताना है, देखो भाई ये एसिड है, ये इसकी पीएच आएगी लेस देन 7, और ये क्या है, ये भी एसिड है, इसकी पीएच भी आएगी लेस देन 7, और ये क्या है, बेस है, पीएच ग्रेटर देन 7, और ये भी बेस है, पीएच ग्रेटर देन 7। तो ये दोनोों तो मार्केट से बाहर हो गए, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड में कंपटीशन है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें भाई, इसमें क्या है 10 की पावर -1 मोलर दे रखा है ना, NaOH। तो POH आप क्या कर दोगे, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -1 कितना आ गया, 1 आ गया, और pH कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 - 1 इक्वल टू 13 आ गया। उसका देखो सेकंड का 10 की पावर -2 मोलर NaOH दे रखा है। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे OH माइनस की कंसेंट्रेशन है ना, आप एक उसमें लेते हैं 10 की पावर -1 इंटू n फैक्टर 1 करके, नॉर्मलिटी में लेते हैं। इसकी भी OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन हमेशा नॉर्मलिटी में लेते हैं जब भी pH या POH फाइंड आउट करते हैं, 10 की पावर -2 इंटू 2, ये नॉर्मलिटी में लेना है, ठीक। तो 2 नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 ही आएगा, n फैक्टर तो इसका भी 1 है, NaOH ही है ना। तो POH इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ लॉग 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2, pH इज इक्वल टू 14 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो ज्यादा किसकी है, फर्स्ट वाले की ज्यादा है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हाईएस्ट पीएच पूछ रखा ना, ये भी ध्यान रखना, हाईएस्ट पीएच पूछा या POH पूछा है, ठीक। कहीं जल्दबाजी में POH में भी यही आंसर कर जाएगी। फिर जिसकी पीएच सबसे कम है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी पीएच सबसे कम होगी, इसकी POH सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि बोला चलो ठीक, आप पीएच वाला करके आए हो, आते ही आंसर कर रहे हो, ठीक, बोला ये बताओ कि POH सबसे ज्यादा किसकी है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी पीएच सबसे कम होगी, इसलिए इसकी POH सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 30, the pH of 0.01 molar solution of acetic acid having degree of dissociation 12.5% is। भाई pH पूछ रखी है, देखो आपको क्या दे दिया, कंसंट्रेशन दे दी 0.01 मोलर, और साथ में क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 12.5%, दैट इज इक्वल टू पॉइंट, अच्छा आप इसको यही रहने दो, ठीक, 12.5% है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.125, या ऐसा लिख लो 125 गुना में 10 की पावर -3 दे रखा है, ठीक। अब आपको पता है कोई भी वीक एसिड उसकी कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन हम C अल्फा लिखते हैं, पीछे देखते आ रहे हैं, तो 0.01 इंटू 10 की 125 इंटू 10 की पावर -3 करोगे तो इसको 125 गुना 10 की पावर -5 नहीं लिख लोगे, और ये कंसंट्रेशन अगर आपकी आ गई pH इज इक्वल टू, एसिटिक एसिड है तो ये मोलर में आएगी, और इसकी H+ की कंसंट्रेशन आप नॉर्मलिटी, एसिटिक एसिड का n फैक्टर, एसिटिक एसिड है n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए H+ की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में भी कितना आएगा, 1 इंटू ये 20 ये लिख दोगे आप, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और यहाँ पे n फैक्टर 1 है, इसलिए H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, इक्वल टू 125 इंटू 10 की पावर -5 नॉर्मल। अब देखो क्या लिखोगे आप, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 125 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हो गया आपका माइनस लॉग 5 की पावर 3, और इसको लिखोगे आप प्लस नहीं सॉरी माइनस लॉग 10 की पावर -5, इसको आप लिख सकते हो -3 log 5, ठीक, और इसको लिखोगे -5, और ये होता है log 5 होता है 0.7 अप्रोक्स, तो -3 गुना में 0.7, और ये हो जाएगा +5 -2.1 + 5 इज इक्वल टू 3